जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4th की। फोर्थ में आज जो अपन टॉपिक देखने वाले दोस्तों वो है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये चौथा वीडियो है इस चैप्टर का। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं आज अपन वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ आपके सामने एक डायग्राम शो कर रखा है, वो वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली बना रखी है। देखो एक कुंडली बना रखी है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, आई करंट। इस कुंडली की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो अपने को बताना है इस कुंडली के केंद्र O से लेकर बिंदु P तक जो दूरी है वो x है। O से P तक की जो दूरी है वो x है और हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बताना, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पॉइंट P पे, वो अपने को बताना है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ 2 अल्पांश लंबाई लेते हैं। पहली वाली अल्पांश लंबाई का नाम अपन ने रखा है m और दूसरी वाली अल्पांश लंबाई का नाम अपन ने रखा है n। छोटी छोटी 2 अल्पांश लंबाई ले ली, dl। फर्स्ट वाली अल्पांश लंबाई m की वजह से बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका नाम अपन ने रखा है dB1 है, और n अल्पांश की वजह से P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका नाम अपन ने क्या रखा है dB2 है। क्या देखा अभी तक अपन ने इस m की वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB1 देख ली है और इस dln की वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB2 देख ली है। तो डायग्राम के बारे में देख लेते पहले। माना r त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है। ये देखो एक r त्रिज्या है, कैपिटल R त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली दिख रही है जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र से स्मॉल x दूरी पर बिंदु P स्थित है। केंद्र से स्मॉल x दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और जहां पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है साहब, अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं अपन, इसके लिए हम कुंडली के बिंदु M व N पर समान लंबाई के अल्पांश dl लेते हैं। यहाँ देखो एक dl आपको ये दिख रहा है और एक dl आपको ये दिख रहा है। बायो-सावर्ट के नियम से अल्पांश m के कारण बिंदु P पर, इस m की वजह से इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है dB1, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं dB1 को, तो dB1 को अपन लिख सकते हैं बायो-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग dB1 इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई IDL साइन 90 अपॉन दूरी का स्क्वायर। ये जो दूरी थी ना यहाँ से यहाँ तक, देखो ये केंद्र था आपका O, ये बिंदु P था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x थी, ये त्रिज्या थी r, और इस वाली दूरी को अपन ने मान रखा है स्मॉल r। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी बन गई, तो r को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो ये रूट क्या हो गया, स्क्वायर की वजह से इस रूट को अपन ने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये दूरी r की जो वैल्यू आ गई वो इतनी आ गई। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो अपन यहाँ लिख सकते हैं म्यू नॉट IDL डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब अगर अब देखना है ना ये r कैसे आया, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये जो r की वैल्यू दिख रही है ना, ये वाली वैल्यू, इसको ये r की वैल्यू है, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, रूट का r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आपको इसका स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ रूट हटा रखा अपन ने, तो इक्वेशन नंबर 1 समझ आ गई होगी। अब इक्वेशन नंबर 2 देख लेते हैं। सिमिलरली दूसरा अल्पांश कौन सा n है, उसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा। तो देखो dB2 कितना आएगा, सेम टू सेम म्यू नॉट IDL साइन 90 अपॉन 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर कितना था, तो स्मॉल r का स्क्वायर ये बन जाएगा आपका, है ना, इक्वल टू म्यू नॉट IDL 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ देखने पर ऐसा लग रहा है कि समीकरण 1 और 2 का जो आंसर है वो सेम है, एग्जैक्ट सेम है। तो मैं कह सकता हूँ dB1 इक्वल टू क्या है, dB2 है। मतलब m की वजह से जो P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB1 और n की वजह से जो P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है dB2, वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब उपरोक्त से स्पष्ट है कि अगर सेम है तो क्या होगा साहब, तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि मैं आपको यहाँ डायग्राम वापस शो कर देता हूँ। यहाँ देखिए डायग्राम वापस आ गया आपके लिए। उपरोक्त से स्पष्ट है कि dB1 व dB2, कौन है dB1, ये रहा dB1, dB2 कौन है, ये रहा dB2। dB1 और dB2 परिमाण में समान है, वह दिशा में भिन्न भिन्न है। देखो इसकी दिशा इस तरफ जा रही है,
इसकी दिशा इस तरफ जा रही है, तो दिशा क्या होगी इनकी भिन्न भिन्न होगी। इनको घटकों में वियोजित किया जाता है। अब इनको क्या करेंगे अपन, घटक करेंगे। घटक मतलब थीटा बनाएंगे इसके साथ में। तो बेटा अपन मानते हैं, मान लो यहाँ पे थीटा कोण पे दोनों झुके हुए थे, तो ये थीटा था, तो ये क्या बन जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है, तो 90 में से 90 माइनस थीटा गया, क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। अब dB1 का थीटा के साथ वाला घटक क्या कहलाता है, dB cos थीटा, और dB1 का अपोजिट वाला घटक क्या कहलाएगा, dB sin थीटा। उसी प्रकार से इस dB2 को भी दो घटक बनाएंगे, थीटा के साथ वाला dB2 cos थीटा हो गया, और अपोजिट वाला क्या हो गया, dB sin थीटा। तो ये वाला घटक इस घटक के परिमाण में समान है तथा दिशा में क्या है, विपरीत है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। निरक्षीय घटक dB cos थीटा व dB1 cos थीटा और dB2 cos थीटा परिमाण में समान व एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते, निरस्त कर देते। मतलब ये इसको क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। जबकि अक्षीय घटक dB1 sin थीटा और dB2 sin थीटा परिमाण में समान व एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके द्वारा देते हैं, अक्षीय घटक के द्वारा देते हैं। इन दोनों अक्षीय घटकों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपके पास में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। लेकिन साहब ये अक्षीय घटक तो अभी इस m का और n का हुआ है, ऐसे बहुत सारे अपन घटक होते जाएंगे, यहाँ घटक करोगे दूसरा घटक यहाँ हो जाएगा। तो कुल मिला के जो निरक्षीय घटक है वो हमेशा कटते जाएंगे और अक्षीय घटक क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। तो किसी भी एक ही अक्षीय घटक को लेके उसका क्या कर लेंगे अपन, समाकलन कर लेंगे, तो टोटल आंसर अपने पास में आ जाएगा। तो यहाँ दो अल्पांशों की बात कर रखी है, दो अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है, dB1 sin थीटा और dB2 sin थीटा, दोनों की वैल्यू सेम है। dB1 को dB2 को dB1 मान सकते हैं, तो ये बन जाएगा इतना। लेकिन अपने पास दो घटक नहीं है, बहुत सारे घटक बनेंगे, तो अपन क्या करेंगे, किसी एक का समाकलन कर लेंगे। एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना, तो किसी एक घटक को ले लिया मैंने, dB1 sin थीटा। अभी dB बराबर dB1 sin थीटा, dB1 की वैल्यू ये रही आपके पास में, ये dB1 की वैल्यू म्यू नॉट IDL 4 पाई r स्क्वायर dB1 की वैल्यू थी, साथ में लगा दिया अपन ने sin थीटा। अब ये sin थीटा को कैसे सोल्व करेंगे वो समझना पड़ेगा, है ना। तो आपके लिए वापस एक डायग्राम लाते हैं, इसके लिए sin थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ sin थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, आपको पता है ये कितना x है, ये कितना है r है, और ये कितना है स्मॉल r है। sin थीटा की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो sin थीटा इक्वल टू होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, कैपिटल R है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r है। तो जहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है वहाँ r बटा r, और आगे इसको सोल्व करें तो साइन थीटा की वैल्यू अपन रख सकते हैं, कैपिटल R बटा स्मॉल r की वैल्यू इतनी है, तो इसको आप लिख सकते हो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, मतलब किसी रूट होता है उसकी घात 1/2 लिख सकते हैं। तो मेरे को अब क्या करना है, इस साइन थीटा को रिप्लेस करना है, ये साइन थीटा की जगह मान रखना है। तो देखो यहाँ मान रख दिया, ये रहा एज इट इज, ये तो एज इट इज चल रहा है आपका। अब मैंने साइन थीटा का मान कितना रखा, ये रखा है, रख दिया है। साइन थीटा का मान यही था, ये यहाँ मैंने पुट कर दिया है साहब। अब आगे चलते हैं, अपने को तो पूरी वर्ताकार कुंडली का देखना, ये तो एक घटक का आया है, अब पूरी का देखना, तो उसका क्या कर लेंगे अपन, समाकलन कर लेंगे। तो B बराबर संपूर्ण वर्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो B मतलब जो dB आया, ये जो आया है, इसका अपन क्या करेंगे, समाकलन। तो समाकलन 0 से 2πr, मतलब अगर मैं वृत्त को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इस वृत्त का पूरा एक चक्कर लगाता हूँ, तो वृत्त का पूरा चक्कर कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो लिमिट हो गई 0 से 2πr, और ये एज इट इज वैल्यू पूरी की पूरी आ गई आपके पास में, ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट राशि कौन कौन सी, उसको बाहर निकाल देंगे। म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और ये पूरा कांस्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें देखो बाहर लिख दी है, जो जो कांस्टेंट राशि थी उसको बाहर निकाल दिया है, ठीक है। अब ये घात 3/2 कैसे बनी वो देखो, तो यहाँ पे घात 1 है इसकी, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात 1 है, और यहाँ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात कितनी है, आधी है। तो 1 प्लस आधा कितना बन गया, 3/2 बन गया। तो इनको बाहर ले लिया, अंदर केवल और केवल जो रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ वही बचा आपका, देखो ये dl ही बचा। और dl का जो समाकलन होता है वो l होता है, dl का समाकलन कितना होता है, l होता है। तो मैं यहाँ पे देखो, ये एज इट इज बाहर वाला ये का ये चल रहा है, इस dl का समाकलन कितना लिख दिया, l, और अब लगा देंगे लिमिट। लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले अपर लिमिट आ जाएगी, फिर लोअर लिमिट आ जाएगी। तो पहले तो उच्च सीमा आ गई 2πr, और माइनस निम्न सीमा कितनी है, 0। अब इस 2πr को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो जैसे मैं 2πr को मल्टीप्लाई कराऊंगा अंदर, तो देखो क्या सिचुएशन आ जाएगी, मैं यहीं सोल्व करके लिख देता हूँ उसको। म्यू नॉट I
कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2 है, मल्टीप्लाई बाय कितना है 2 पाई आर। अभी क्या करेंगे, देखो कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ये बच गया म्यू नॉट आई, ये आर का आर से मल्टीप्लाई क्या बना देगा आर स्क्वायर, और डिवाइड बाय 2 चल रहा है, और ये एज इट इज पावर 3/2 चल रही है। तो ओवरऑल बी का मान आ गया अपने पास में। ये तो एक फेरे का है, मतलब एक ही वृत्ताकार कुंडली, अगर बहुत सारी वृत्ताकार कुंडली होगी तो क्या करेंगे, तो यदि वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो n हो, तो बेटा ये जो आंसर है इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इस n से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो n फेरों का क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। अभी n फेरों का चुंबकीय क्षेत्र आ गया तो अलग अलग कंडीशन आ जाएगी। देखो पहली स्थिति क्या है, तो आपको फॉर्मूला पहले याद रखना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला था आपके पास में म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2। अब अलग अलग वैल्यू देख रहे हैं, मान लेते हैं x का मान कितना है 0 है, x का मान 0 कैसे माने साहब, तो देखो यहाँ ध्यान से, ये रहा आपका डायग्राम, वापस इस डायग्राम में x की वैल्यू को 0 कैसे कर रहे हैं अपन, वो देखना आप ध्यान से। पहले x कहाँ था सर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मानिए अपन ने, अभी धीरे धीरे मान लो यहाँ होता भी बिंदु तो x कम हो रहा है, फिर यहाँ होता तो और x कम हो गया, यहाँ था x और कम हो गया, अभी सीधा यहाँ पे आ गए आप। जैसे यहाँ पे आए आप, मतलब P बिंदु यहाँ ना हो के आपका यहीं पर है अब, तो बेटा x की वैल्यू तो 0 हो गई, मतलब इसको क्या मानेंगे, वृत्त के केंद्र पे आ गए आप। तो फर्स्ट केस के वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 0 रख दो, तो जैसे यहाँ मैं 0 रखता हूँ तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर आ गया म्यू नॉट, ये रहा म्यू नॉट, n फेरो की बात की इसलिए n आ गया, i की जगह i चल रहा है, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर चल रहा है, 2 की जगह 2 चल रहा है, आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, बचेगा क्या आर क्यूब, ये आर क्यूब लिख दिया, तो आंसर आ गया आपके पास में आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये है वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r होती है। अब बात करते हैं और आगे की तरफ, यदि बिंदु P कुंडली की त्रिज्या r की तुलना में, यदि किधर है तुलना में, इसको थोड़ा सा मैं खिसका देता हूँ, क्या बता रखा है, यदि बिंदु P कुंडली त्रिज्या r की तुलना में अत्यधिक दूरी पर हो, मतलब स्मॉल x का मान ज़्यादा हो, ये जो स्मॉल x है वो काफ़ी बड़ा हो, किसकी तुलना में, इसकी त्रिज्या की तुलना में, तो बेटा एक्स स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा, नगण्य। तो ये जो आर स्क्वायर इसको क्या कर देंगे अपन, नगण्य कर देंगे, तब आपका आंसर कितना बनेगा, इतना बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। स्थिति नंबर 3, स्थिति 3 में क्या है, यदि बिंदु P कुंडली के केंद्र से कितनी दूरी पर हो, r/2 दूरी पर हो, कितनी दूरी पर हो, r/2, तो अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ r/2 लिख देंगे। तो यहाँ फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या रख दिया अपन ने, r/2, देखो यहाँ x की जगह r/2 रख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो एज इट इज रह रहा ऊपर वाला, तो ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, r स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, r स्क्वायर बटा 4। अब r स्क्वायर बटा 4 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो 4r स्क्वायर प्लस 1r स्क्वायर कितना हो गया, 5r स्क्वायर बटा 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करें, तो इसको सोल्व करने का सिंपल तरीका है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर एज इट इज रह रहा है, डिवाइडेड बाय 2 की जगह 2 एज इट इज है। अब जब भी पावर 3/2 आए तो उसको लिखने का तरीका, एक बार पूरा लिख दो और एक बार आधा लिख दो। एक बार पूरा लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5r स्क्वायर बटा 4 पूरा लिख दिया, एक बार आधा लिख दो, आधे का मतलब रूट लिख दो उस पर, तो क्या आ जाएगा 5r स्क्वायर बटा 4। इसको अगर आप और आगे सोल्व करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा, ऊपर वाला तो एज इट इज चल रहा है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये 4 जो है वो ऊपर चल जाएगा, इसको काट सकते हैं हम, 2 को 4 से काट सकते हैं, 2 बचेगा, तो ये बच गया आपके 5r स्क्वायर बटा 2 चल रहा है। ठीक है साहब, इंटू 5 बाहर आएगा तो रूट 5 ही रहेगा वो, तो आर स्क्वायर से कितना बाहर आ जाएगा, r आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 से बाहर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 2 और 2 कितने हो गए 4, ये 4 कहाँ चल जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ये चल रहा है, अरे 5 चल रहा है ना, तो इस 5 को अपन क्या लिखेंगे, आगे की तरफ लिख देंगे, तो 5 को आगे 5√5 बन जाएगा, 5√5, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 5√5 बच गया, और नीचे एक आर और आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर देखो इतना आ रहा है, 4/5√5, 4/5√5 म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, नीचे आर, ये आर स्क्वायर तो कट गया था आपका,
इतना आंसर आ जाएगा। अब 4/5√5 की स्टैंडर्ड वैल्यू है वो होती है 0.72। कितनी है? 0.72। तो अपने को ध्यान रखना है चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कितना हो जाएगा? 8/5√5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से क्या करा दिया? 2 से गुणा करा दिया, 2 से भाग, क्योंकि केंद्र से अपन इसकी क्या करने वाले हैं? तुलना करने वाले। देखो यहाँ मैं आपको वापस समझा देता हूँ ये कहाँ कैसे आया। यहाँ तक तो अपने को समझ आ गया है ना। ये जो आंसर आया वो अपने को समझ आ चुका है, यहाँ तक आ गया, ये रहा। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से तो गुणा करा रहा हूँ और 2 से क्या करा रहा हूँ? भाग करा रहा हूँ। तो जैसे मैंने 2 से भाग कराया ये क्या बन गया? ये तो केंद्र वाला बन गया, μ0 Ni/2r। और ये 4 दूनी कितना हो गया? 8, ये 8 लिख दिया। 5√5 ये रहा एज इट इज, और इस पूरे को क्या लिख दिया मैंने? केंद्र लिख दिया। तो मैं कहूँ कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? कहाँ पे? r/2 दूरी पर। तो केंद्र का कितना गुना हो जाएगा? 0.72 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटा ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया इसको अपन अलग अलग वैल्यू में देख रहे हैं कि कहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान रखना है जब x का मान r/2 से छोटा होगा, जब x का मान r/2 से छोटा होगा तब वक्रता जो आएगी वो धनात्मक आएगी। x का मान r/2 से छोटा है, ध्यान रखना है, तो वक्रता क्या आएगी? धनात्मक आएगी। और x का मान r/2 से बड़ा है तब वक्रता क्या आएगी? ऋणात्मक होती है। वक्रता मतलब ये बिंदु, यहाँ पे अगर कर्वेचर अपन देखेंगे एक बार पॉजिटिव मिलेगी और एक बार नेगेटिव, लेकिन x बराबर r/2 पर वक्रता क्या हो जाएगी? शून्य। इन बिंदुओं पर ये जो वक्रता मिलेगी वो कितनी मिलेगी? शून्य मिलेगी आपको। इन बिंदुओं पर जो वक्रता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो क्या मिलेगी आपको? 0 मिल जाएगी। x बराबर r/2 पर वक्रता के चिन्ह में परिवर्तन हो रहा। देखो पहले यहाँ पे क्या था? कम हो रहा था, ऋणात्मक, अब बढ़ रहा है। पहले क्या था? ज़्यादा था और घट रहा है। तो ऋणात्मक चिन्ह और धनात्मक चिन्ह मतलब चिन्ह के मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इन बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो आपको अगर पूछ ले नति परिवर्तन बिंदु क्या होते हैं, तो यहाँ P1 और P2 जो शो कर रखे हैं जहाँ पे वक्रता शून्य है, उन बिंदु को क्या बोला जाता है? नति परिवर्तन बिंदु बोला जाता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो नति परिवर्तन बिंदु के बीच की दूरी हो गई। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ r/2 और r/2 को, चिन्ह नहीं जोड़ते हैं, दूरी में चिन्ह नहीं जुड़ते हैं, सीधी संख्या जुड़ती है। तो r/2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? r। तो ध्यान रखना है नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी बेटा कितनी होती है? r के बराबर। r कौन है यहाँ पे? त्रिज्या है आपकी। नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं अपन एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का नियम अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।